नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। कोरोना काल के बाद काफी तेजी से बढ़ गया वाईफाई का उपयोग, लेकिन यदि आप भी अपने स्मार्टफोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं तो हो जाइएगा सावधान। एक रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक वाईफाई के जरिए हैकर्स यूजर्स का चुरा सकते हैं पर्सनल डेटा। पब्लिक वाईफाई से होता है सबसे ज्यादा खतरा। दरअसल पब्लिक वाईफाई में यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों और एन्क्रिप्शन की है भारी कमी, जिसके कारण हैकर्स अपने नापाक मंसूबों में हो जाते हैं कामयाब। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सिद्धारमैया सरकार पर हमलावर है भाजपा। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट का जिक्र करते हुए दे दिया एक विवादित बयान। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि तमिलनाडु के लोग कर्नाटक में आकर लगाते हैं बम। बीजेपी नेता की इस टिप्पणी पर मच गया सियासी बवाल। बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे के बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट वाले बयान पर गरमाई सियासत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी इस टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। कहा, केवल एनआईए अधिकारी या मामले से करीबी तौर पर जुड़े किसी व्यक्ति को ही कोई टिप्पणी करने का होना चाहिए अधिकार। मामला बिगड़ता देख बैकफुट पर आई शोभा। कहा, मेरी टिप्पणी की वजह से अगर तमिल वासियों को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा मांगती हूं और अपने बयान को लेती हूं वापस। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में गोली मारकर पत्नी की हत्या करने वाला पति ऋषि तोष गिरफ्तार। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ऋषि तोष का बड़ा खुलासा। कहा, पत्नी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करना चाहती थी कोचिंग। मना करने पर दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। इसके बाद शराब के नशे में ऋषि तोष ने अपनी पत्नी वर्षा के सिर पर पिस्टल से सटाकर मारी गोली। यूपी के बदायूं में दोहरे हत्याकांड से मची सनसनी। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में एक व्यक्ति से हुए विवाद के बाद एक नाई ने दो सगे मासूम भाइयों की उस तरह से गला रेत कर की हत्या। हत्यारे ने मझले भाई पर भी छुरी से किया वार, लेकिन वो चंगुल से बचकर भाग निकला। पुलिस ने एनकाउंटर में कथित हत्यारे जावेद को किया ढेर। यूट्यूबर एल्विस यादव पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के चार्जेस लगाकर किया गया है गिरफ्तार। अब एल्विस की लीगल टीम ने नोएडा पुलिस पर यूट्यूबर को गैर कानूनी तरीके से डिटेन करने का लगा दिया है बड़ा आरोप। एल्विस यादव के वकील प्रशांत राठी ने कहा कि जिस जुर्म के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी वो डब्ल्यूपीए से है जुड़ा। यादव के पास से नहीं बरामद हुआ है कोई बैन लिक्विड या सांप का जहर, और न ही उस पार्टी में मौजूद थे एल्विस यादव। बिहार के मोतिहारी में सन की पड़ोसी ने मारी पति पत्नी को गोली। वहीं गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना का कारण बताया जा रहा है जमीन विवाद। मोतिहारी के अस्पताल में पति पत्नी की हालत नाजुक। फरार कथित हत्यारे के घर पर नगर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक बंदूक और 2 कारतूस किया बरामद। तमिलनाडु के वारंगल जिले के नेक्कोंडा इलाके में एक फालूदा वाले की घिनौनी हरकत किसी ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल। दरअसल फालूदा बेचने वाले शख्स ने मास्टर बेट करने के बाद अपने वीर्य को फालूदा में मिलाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप, जिसके बाद पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर आइसक्रीम स्टॉल पर मारा छापा और आरोपी फालूदा बेचने वाले को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जियामऊ इलाके में रात के समय एक छुट्टे सांड ने जमकर मचाया उत्पात। सांड के सामने जो भी आया वो उसके निशाने पर आ गया। 4 लोगों के घायल होते ही अपने घरों में दुबक गए सारे लोग। पूर्व पार्षद नीरज यादव की सूचना पर मौके पर तत्काल पहुंची नगर निगम और गौतमपल्ली थाने की पुलिस। कड़ी जद्दोजहद के बाद देर रात 11:30 बजे के आसपास सांड पर किसी तरह से पाया गया काबू, जिसके बाद आम रहवासियों ने ली राहत की सांस। पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित साजिश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दरअसल 6 मामलों में 16 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के मात्र 1 महीने से भी कम समय में हुई ये कार्रवाई। 30 मार्च 2023 का है ये मामला। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बंगाल में हिंसा की पहली घटना आई सामने। यहां कूच बिहार के दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य मंत्री उदयन गुन्हा के समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। इस झड़प में एसडीपीओ का भी फट गया सिर। वहीं अब इस घटना के बाद टीएमसी ने 24 घंटे के लिए दिनहाटा बंद करने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में बची हुई अपनी 24 सीटों का भी जल्द करने वाली है ऐलान। अपनी पहली सूची में बीजेपी घोषित कर चुकी है 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक मेरठ सीट पर रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल को उतारा जा सकता है चुनावी मैदान में, जबकि गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का कट सकता है टिकट। महाराष्ट्र में अपना कुनबा बड़ा करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। मंगलवार को दिल्ली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे ने अपने बेटे के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में जोरों पर है चर्चा की एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस।
बिहार में टिकट न मिलने से नाराज चल रहे पशुपति पारस ने मंगलवार को मोदी कैबिनेट से दिया इस्तीफा। बताया जा रहा है कि एनडीए से सीट न मिलने पर पशुपति पारस थाम सकते हैं महागठबंधन का दामन। दरअसल लोजपा में फूट पड़ने के बाद हो गए थे इसके दो गुट। 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस एक धड़े की अगुवाई कर रहे थे, जबकि दूसरा धड़ा है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान जमुई से है सांसद, जबकि पशुपति पारस है हाजीपुर से एमपी। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने देश के सुपर सीनियर सिटीजन यानी 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति को दी बड़ी राहत। चुनाव आयोग के अनुसार डाक मतपत्र का ऑप्शन चुनकर बुजुर्ग व्यक्ति डाल सकते हैं अपने घर से ही अपना वोट। साथ ही दिव्यांग नागरिक भी घर से वोट डालने के लिए डाक मतपत्र का चुन सकते हैं विकल्प। 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं लोकसभा चुनाव। देश में 18वें आम चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज यानी 20 मार्च से हुई शुरू। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्र में जहां पहले चरण में होने हैं चुनाव, उसके लिए जारी हो रहा है गजट नामांकन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को तीसरे लोकतंत्र शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की शुरुआत पारदर्शिता, दक्षता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का है प्रमाण। यह बदलाव न केवल आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है, बल्कि अधिक नागरिक जुड़ाव का मार्ग करता है प्रशस्त। खासकर वो युवा पीढ़ी जो हमारी लोकतांत्रिक विरासत की जिम्मेदारियों को करेंगे प्राप्त, कहा एस जयशंकर ने। अपने मोबाइल फोन पर स्पैम कॉल से छुटकारा पाने के लिए यूजर्स ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स को करते हैं फॉलो। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर भी करते हैं वो सर्चिंग। स्पैम कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए ट्रू कॉलर ने लॉन्च किया है एक नया अपडेट जिसका नाम है मैक्स प्रोटेक्शन, जो स्पैम कॉल्स को कर देता है ऑटोमेटिक ब्लॉक। ये फीचर अभी सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए जारी किया गया है, जिसमें पेड सब्सक्राइबर ही कर पाएंगे इसका इस्तेमाल। एडवांस टैक्स कलेक्शन बढ़ने से चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 17 मार्च तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ 19.88% से बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा कि 17 मार्च तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा 18,90,259 करोड़ रुपए, जिसमें 9,14,469 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स और इंडिविजुअल इनकम टैक्स के अलावा 9,72,224 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी है शामिल। भारत में क्रिकेट कमेंट्री में नया रंग भरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू लगभग एक दशक बाद एक बार फिर से अपनी आवाज से क्रिकेट फैंस का दिल जीतने के लिए हैं तैयार। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री करने वाले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। इस मौके पर उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि उन्हें एक समय एक दिन के लिए मिलते थे 25 लाख रुपए। पाकिस्तान में बुधवार की आधी रात को महसूस किए गए जोरदार भूकंप के झटके, उससे गहरी नींद में सो रहे लोगों की खुल गई नींद और वो अपने घरों से निकल आए बाहर। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी गई 5.5। वहीं भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। थाई भारतीय समुदाय ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड भेजे जाने पर जताई भारी खुशी। उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को सराहा और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हो गए मजबूत। थाई भारतीय समुदाय ने कहा कि पीएम मोदी ने स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक देशों को मजबूत और प्रगतिशील नेतृत्व किया है प्रदान। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहराया वैश्विक चिंताओं के बावजूद उनकी सेना राफा में जमीनी अभियान को बढ़ाएगी आगे। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस बारे में करवाया अवगत। दरअसल राफा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है अमेरिका। उनका मानना है कि इससे गाजा में और भी बढ़ेगी मानवीय संकट। गाजा में जमकर प्रहार कर रहा है इजराइल हमास युद्ध गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास है जारी। हमास के 50 लड़ाकों की इजरायली हमलों में मारे जाने की खबर। मिली जानकारी के मुताबिक गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में इजरायली सेना मंगलवार को दूसरे दिन फिर से घुस गई। इस दौरान अस्पताल और आसपास के इलाकों में धमाकों और गोलीबारी की आती रही आवाजें। डिजिटल भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए रेलवे करने जा रहा है कई नए बदलाव। 1 अप्रैल से रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह ऑनलाइन भुगतान की सुविधा कर रहा है शुरू। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से रेलवे अब QR कोड स्कैन कराकर वसूलेगा जुर्माना। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ
कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।